मेरे भाई की शादी हुई तो मम्मी रात को उठ उठ कर भाई के कमरे की तरफ जाती। दरवाजे से बने हुए छोटे से छेद में से उनके कमरे में झांकती और फिर कानों से हाथ लगाते हुए वापस आती। मुझे मम्मी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता। कौन माँ ऐसे भी अपने बहू और बेटे के कमरे में भला झांकती है। जब मैं अपनी मम्मी को इस हरकत से रुकाती और पूछती आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह भाई के कमरे में झांकने की, तब मम्मी की आंख में आंसू निकल आते और वह अपने कांपते हुए हाथों को उठाकर कहती कि भगवान मेरे बेटे को माफ़ कर देना, ऐसा नहीं है। फिर मम्मी कहती कि देखना मेरी बहू पर भगवान का श्राप होगा। मैं मम्मी की बात सुनकर मम्मी से पूछती बताइए आखिर बात क्या है। तब मम्मी मुझे कुछ ना बताती और फिर उस दिन से मेरी माँ हर वक्त मुझे अपने साथ रखती, भाभी के पास भी नहीं जाने देती। अचानक से मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, लेकिन वक्त ने उन्हें इतना मौका नहीं दिया। लेकिन मरने से पहले वसीयत करके अपनी भाभी से दूर रहना और रात को अपना कमरा अंदर से लॉक करके सोना और भाभी को अंदर आने मत देना। मैं ऐसा ही करती। अभी मम्मी की मृत्यु हुए कुछ ही दिन हुए थे जब एक दिन भाभी अपने कमरे में दर्द से चिल्लाने लगी। मैं गलती से दरवाज़ा खोलकर भाभी के कमरे में चली गई, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब भाभी ने दरवाज़ा बंद करके मुझे मेरा नाम मधु है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। हम 2 भाई बहन थे। मेरे पापा पुलिस में सिपाही थे। कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते, वह रिश्वत लेते हैं। मगर ऐसी बातें करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नहीं होता और सब इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों के बुरे काम करने की वजह से हम इल्ज़ाम सभी लोगों पर लगा बैठते हैं। जहाँ बुरे लोग होंगे वहाँ अच्छे भी होंगे। मेरे पापा भी उन अच्छे लोगों में से थे। हर बेटी के लिए उसका बाप एक हीरो होता है। मेरे लिए मेरे पापा तो सुपर हीरो थे। मेरे पापा ने अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम की थी। तब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। मेरी मम्मी बताती थी कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र 18 साल थी और मेरे पापा की उम्र 24 साल। मेरे पापा शादी से पहले बेरोजगार थे, नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर जहाँ भी नौकरी के लिए जाते वे यही कहते कि पहले तुम हमारा ख्याल करो और फिर हम भी तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। और पापा ये कहकर उठ जाते कि भगवान की कृपा से न मेरे माँ बाप ने कभी मुझे अशुद्ध खिलाया है और ना ही अपनी औलाद को अशुद्ध खिलाऊंगा, इसलिए आप अपनी नौकरी अपने पास रखें। भगवान मुझे हमेशा शुद्ध कमाई कमाने के लिए तैयार करे। तब वहाँ इंटरव्यू लेने वाला आदमी हंसने लगा और पापा से उसने कहा कि उस दौर में शुद्ध कमाना आसान काम नहीं है। जहाँ भी चले जाओ रिश्वत के बगैर तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। पापा ने कहा मैं जो भी काम करूँगा बिना रिश्वत दिए करूँगा और अगर नौकरी ना मिली तो मेरी किस्मत, मगर मैं आप जैसे लोगों की जेब भरने के लिए कभी भी तैयार नहीं होऊंगा। पापा घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मम्मी ने कहा आप परेशान न हो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। जो लक्ष्मी हमें नसीब में होगी वो हमें मिलकर रहेगी। पापा ने कहा जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले रिश्वत के नाम पर मिठाई मांगी जाती है, काबिलियत कोई भी नहीं देखता। मगर मैंने सोच लिया है जो भी नौकरी मिले मैं अपने भगवान को अर्पण कर अपने फ़र्ज़ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। जो लोग ये कहकर मुझे अपने ऑफिस से निकाल देते हैं कि तुम्हारे जैसा आदमी कभी नौकरी कर ही नहीं सकता, उनको बताऊंगा कि भगवान की कृपा से दुनिया में भी अभी ऐसे लोग हैं जो रिश्वत के लिए बिना ही नौकरी करते हैं। और पापा ने इसी तरह कोशिश जारी रखी। एक दिन वे घर लौट रहे थे जब रास्ते में 2 लोग एक आदमी को घेर कर खड़े थे और पैसे वगैरह छीन रहे थे। सब उनके आसपास से गुजर रहे थे, मगर किसी ने भी उस आदमी की मदद नहीं की। तब मेरे पापा ने बड़ी होशियारी से उन दोनों चोरों के पीछे उन पर किसी चीज़ से उनके सिर पर वार किया। सब इतना अचानक हुआ कि वह दोनों चोर समझ ही नहीं सके और सर पकड़ कर गिर गए। तब वह आदमी जिसको लूट रहे थे उसने अपनी गाड़ी से मोबाइल उठाकर पुलिस को कॉल कर दी। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच गई और उन दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया। तब उस आदमी ने मेरा धन्यवाद करते हुए कहा इतने लोग यहाँ से गुजर रहे थे लेकिन मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। आपने खुद को खतरे में डालकर तुमने मेरी मदद की।
जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में हैं, भगवान की उन पर कृपा होगी। किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस आदमी ने मेरे पापा से कहा कि आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। पापा ने कहा, मैंने आपकी मदद की, मुझे इसका सिला नहीं चाहिए। उस आदमी ने कहा कि तुम वाकई खुददार और नेक इंसान लगते हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर पापा घर आ गए। कुछ दिनों बाद पापा को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और जब पापा नंबर आया तो वही आदमी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर कुर्सी पर बैठा था। जब उसने पापा को देखा तो वह हैरान हो गया और कहा, देख लो, इसको कहते हैं किस्मत। मैं जानता हूँ कि तुम एक खुददार आदमी हो और अगर मैं तुम्हें नौकरी दे दूं तो तुम समझोगे कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, बदले में ये नौकरी दी है। पापा ने कहा कि भूलने के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पुण्यों को याद रखते हैं उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि वह दूसरों को अपना एहसानमंद समझते हैं। अगर मैं उस नौकरी के लिए चुना गया हूँ तो ठीक है, वरना मुझे इजाज़त दे दीजिए। तब उस पुलिस वाले आदमी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम चुने गए हो तो तुम्हें महकने वाले कॉल करके बताएंगे। उसके बाद पापा घर आ गए और 1 महीने बाद पापा को लेटर मिला और पुलिस में नौकरी मिल गई। जिस दिन पापा ने ज्वाइनिंग की थी उस दिन वही पुलिस वाला, जो खुद एक बड़ा अफसर था, उसने पापा से कहा कि तुम उस नौकरी के लिए बिल्कुल अच्छे थे, इसलिए आज यहाँ हो, उसका एहसान मत समझना। उस दिन मेरे पापा बहुत खुश थे और वक्त यूं ही बीतने लगा। भाई की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने भी एक बैंक में जॉब मिल गई। मम्मी पापा हम सब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। पापा की सर्विस खत्म होने में 1 साल रह गया था। पापा ने मेरा रिश्ता अपने ही करीबी दोस्त के भाई के बेटे से करवाया और साथ में मेरे भाई का रिश्ता भी मेरे पापा ने अपने दोस्त के साले के यहाँ तय कर दिया। बस हम दोनों की शादी करना अभी बाकी था। इतने दिन की सर्विस में मेरे पापा ने घर जायदाद कुछ भी नहीं बनाया था। पापा के पास जो मोटरसाइकिल थी वह भी नौकरी से पहले की थी। पापा कहते थे कि जितनी मेरी तनख्वाह है उससे खाना को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, वह भी अच्छी बात समझनी चाहिए। एक दिन पापा ऑन ड्यूटी पिकट पर खड़े थे। उन्होंने मेन हाईवे पर नाका लगाया हुआ था जब उनके सामने कुछ लोग ज़बरदस्ती औरतों और बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे थे और कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे। पापा ने जब चेकिंग के लिए उनको उतारा तो पापा के साथ ड्यूटी पर जो अफसर ड्यूटी कर रहा था वह मेरे पापा से कह रहा था कि ये लोग मेरी जान पहचान वाले हैं। पापा ने कहा, मुझे ये लोग कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए उनकी चेकिंग करना ज़रूरी है। पापा को अपने ऑफिसर की बात पर शक हो गया, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने सीनियर ऑफिसर को सूचना कर दी। उनमें से एक औरत ने पापा से इशारे से हाथ जोड़ते हुए मदद मांगी। पापा ने आदमियों से कहा कि आप सब लोग गाड़ी से बाहर निकले, मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। इतनी बात पर मेरे पापा से उलझने लगा और कहने लगा, प्लीज़ हमें जाने दे, हमें बहुत जल्दी है। पापा ने कहा, तुम लोग उन औरतों और बच्चों को जाने दो और खुद पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मगर वे नहीं माने। जब दूसरे पुलिस की दूसरी गाड़ी आते देखी तो वह लोग ज़बरदस्ती भागने लगे और पापा ने एक आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी का साथी वैसे ही छोड़कर भागने लगा। जब पापा ने भागने वाले आदमी पर फायरिंग की और वो वही मौके पर मर गया। जिस आदमी को पापा ने पकड़ा हुआ था उस आदमी ने बड़ी चालाकी से पापा की पिस्तौल खींचकर उन्हीं पर गोली चला दी। उससे पहले कि वह आदमी गाड़ी लेकर भागता, दूसरी तरफ से पुलिस पहुंच गई। उन्होंने इस भागने वाले किडनैपर को पकड़ लिया। पापा को लेकर जब हम अस्पताल पहुंचे तो मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे। जो पुलिस ऑफिसर पापा के साथ ऑन ड्यूटी पर थे उनसे भी हिरासत में ले लिया गया। जब मामले की तह तक पहुंचे तो पता चला कि जो आदमी पापा के साथ ऑन ड्यूटी पर था वह खुद किडनैपर का साथी था। मगर अफसोस, जब तक के पता चलता मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। हम सब बिल्कुल सदमे में डूबे हुए थे। पापा अपना फर्ज के लिए शहीद हो चुके थे। पापा के जाने के बाद हम सब पर एक कयामत टूट पड़ी थी। मम्मी ने हम भाई बहन को बहुत मुश्किलों से संभाला। पापा के जाने का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बीमार रहने लगी। मम्मी और भाई मुझे बहुत समझाते कि ये दुनिया है, सब ने एक दिन चले जाना है, तुम खुद को संभालो, बस थोड़ा सा खा लो। देखो ना, तुम्हारी वजह से मैंने और मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया है। मगर मुझे कुछ होश नहीं था। भाई रोते हुए कमरे से निकल गया। मम्मी ने कहा, मधु बेटी, हमारी नहीं तो अपने पापा की खातिर समझ जाओ, तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
तब मैंने कई रोज बाद खाना खाया और यूं ही 1 साल बीत चुका था। एक दिन मम्मी ने कहा कि तुम्हारा भाई कुछ परेशान सा है, तुम पूछो कि वह तुमसे कोई बात नहीं छुपाता। भाई घर आए तो सीधे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद मम्मी ने कहा जाओ अपने भाई को कहो खाना खा ले। मैं भाई के कमरे में गई और भाई से कहा कि मम्मी आपको बुला रही हैं। भाई ने कहा मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। मैंने कहा भाई क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। भाई ने कहा कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, आराम करूँगा। और उस दिन पहली दफ़ा भाई ने मुझसे झूठ बोला था। कुछ तो ज़रूर था लेकिन भाई बता नहीं रहे थे। काफ़ी दिनों से मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। भाई बैंक जा रहे थे। मैंने कहा भाई मम्मी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर को दिखा दें। भाई ने कहा मुझे पहले ही देर हो चुकी है, फिर किसी दिन डॉक्टर को दिखा दूंगा। तुम मम्मी की कोई मेडिसिन खिला दो, मेडिसिन खाने से मम्मी की तबीयत अच्छी हो जाएगी। भाई के जाने के बाद मैं हैरान हो गई कि पता नहीं उनको क्या हो गया। भाई पहले तो ऐसी बात नहीं करते थे, तब तो जब भी बात करो तो उखड़े उखड़े से जवाब देते हैं। फिर एक दिन भाई को कहीं दावत पर जाना था। मुझे कहा मेरे नए वाले कपड़े प्रेस कर देना, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। फिर बाकी कामों में बिजी हो गई। जब भाई घर आए तो कहा कि मधु कपड़े मेरे कमरे में रख दो। तब मैं किचन में थी, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी और भाई ने जब बाहर आकर देखा तो कपड़े नहीं रखे थे। मैं खाना बना रही थी। जब भाई इतने गुस्से में आकर बोला पागल हो गई हो क्या तुम, आवाज़ सुनाई नहीं देती, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा भाई ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, प्रेस करना भूल गई हूँ। भाई ने कहा बाकी सब याद है तुम्हें, क्या बना रही हो, क्या खा रही हो, यह सब तो तुम्हें याद रहता है, जो मैं कहता हूँ उसे तुम भूल जाती हो। मैंने भाई से कहा कसम से मुझे याद नहीं रहा, आप जानते हैं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई बड़े गुस्से में बोलते हुए घर से बाहर निकल गए। मैंने मम्मी से कहा भाई को क्या हुआ है, क्योंकि वह इतना गुस्सा कभी नहीं करते थे। मम्मी ने कहा कुछ नहीं, वैसे ही अपने काम की वजह से परेशान होगा, तुम टेंशन ना लो, घर आएगा तो मैं खुद बात करूँगी। पापा के जाने के बाद घर में बहुत अजीब सा माहौल हो गया। भाई बात बात पर मुझसे और मम्मी से उलझ पड़ता। हालांकि पहले तो भाई ऐसे नहीं थे। हमारी छोटी सी तकलीफ में भी भाई काम छोड़ कर आ जाता था। मम्मी बीमार थी, बुखार में सुलग रही थी, मगर भाई को परवाह नहीं थी। ना जाने किसको नज़र लग गई हमारे घर को। मैं खुद मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गई। मैंने भाई को कॉल की कि मम्मी की तबीयत का बताया कि डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ, आप आ जाओ। तो भाई कहने लगे मैं बिज़ी हूँ, तुम मम्मी को लेकर घर चली आओ। भाई से बात करते वक्त मुझे किसी और की भी आवाज़ आ रही थी, जिसे पहचानने में मुझे ज़रा भी देर नहीं लगी। वह आवाज़ मेरी बुआ की थी। बुआ वहाँ क्या कर रही थी? भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला? भाई तो जानते थे कि बुआ ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, वह तो मैं अच्छा ही नहीं समझती। पापा के जाने के बाद भी कभी आकर हमारा हाल चाल नहीं लिया, बल्कि एक रोज़ हमारे घर आकर बुआ ने मम्मी से 3 लाख रुपए मांगे थे। मम्मी ने कहा कितने पैसे हमारे पास कहाँ से आए? तो बुआ कहने लगी क्यों, तुम्हारे पति पुलिस में थे, उनको तो काफ़ी पैसे मिले होंगे, और पुलिस वालों को तो ऊपर की कमाई भी बहुत आ जाती है। मम्मी ने कहा बस तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे भाई कितने खुददार थे। वह कभी रिश्वत नहीं लेते थे, उन्होंने कभी भी हराम की कमाई नहीं लाए। आप क्या जाने हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। आपने तो खुद सारी जिंदगी दूसरों को धोखा देने में गुजार दिया, हमें बुरा भला कहते हुए चली गई। तब से उसने हमारे घर आना छोड़ दिया और आज भाई उनके ही घर बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो। मेरा भाई जो कभी हम पर जान देता था वह हमसे बेगाना सा लगने लगा था, और इसी टेंशन में मम्मी बीमार पड़ गई थी। थोड़े दिनों बाद मैं मम्मी की तबीयत अच्छी हुई तो भाई ने एक दिन आकर कहा मैं बुआ की सहेली उनकी बेटी राधिका से शादी करना चाहता हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। मम्मी ने कहा तुम्हारे रिश्ता तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त के साले की बेटी से तय किया था और तुम्हें बता भी दिया था। उस वक्त तुम राजी थे, अब कैसे अपने पापा की बात को झुटलाने लगे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आज ही जाकर उनसे शादी की तारीख ले आती हूँ, वे कब से इंतज़ार कर रही होंगी। वह मुझसे कई दफ़ा पूछ चुकी हैं कि कब तक शादी की तैयारी करेंगे। मैं अब और ज़्यादा देर नहीं करूँगी।
उस वक्त तुम्हारे पापा ने जो भी किया था वह तुम्हारी रजामंदी से किया था, मगर भाई ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि मुझे बुआ की सहेली की बेटी राधिका से ही शादी करनी है। अगर आप साथ नहीं दोगी तो मैं फिर कोर्ट मैरिज कर लूँगा और आपको पूछूंगा भी नहीं। भाई मम्मी को धमकाने लगा, लेकिन मम्मी राजी नहीं हुई। भाई बोला कि वह लोग तुम्हें ठीक है, तुम अच्छी तरह से सोच लो, तुम जानते हो तुम्हारी बुआ कुछ अलग तबीयत की है, कल को तुम्हें पछताना ना पड़े। फिर ना कहना मम्मी ने रोका नहीं था। भाई ने कहा आपको नहीं चलना मेरे साथ, तुम मत जाओ, लेकिन इस तरह की बातें बिल्कुल भी मत करो। मम्मी आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गए। कहा हमारा इतना हंसता खेलता घर था, मगर अब घर अजीब सा लगने लगा था और दिन पे दिन हालात बिगड़ने लगे थे। भाई ने बुआ की सहेली की बेटी से शादी कर ली। मम्मी ने भाई को बहुत समझाया मगर वह नहीं माने और अपनी जिद पूरी कर ली। बुआ की सहेली की बेटी राधिका अपनी माँ की तरह बड़ी चालाक थी। भाई के सामने तो बहुत धीमे धीमे शब्दों में बात करती, मगर जैसे ही भाई घर से जाते तो भाभी का रवैया मम्मी के साथ अजीब हो जाता। मगर मैंने जो बात नोट की थी वे बड़ी अजीब थी। अब मम्मी रोज रात को भाई के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकती। मुझे मम्मी की यह हरकत बहुत बुरी लगती। मैं मम्मी से पूछती तो वो मुझे कुछ नहीं बताती, मगर मेरी एक छोटी मौसी थी, उसको मेरी माँ सारी बातें बताया करती थी। उन्हें कहती कि तुम जल्दी से आ जाओ, और मम्मी हर वक्त परेशान रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती कि भगवान मेरे बेटे को माफ कर दे। मुझे कहती कि अगर तुम्हारी भाभी रात को तुम्हें बुलाए तो कभी भी उनके कमरे में मत जाना और अपना कमरा अंदर से बंद रखना। एक दिन मेरे भाई मेरी माँ के कमरे में आए और कहने लगे कि मैं अपनी बहन की शादी अपनी पत्नी राधिका के भाई से करवाना चाहता हूँ। तब मेरी माँ ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं अपनी बेटी की शादी बहुत पहले तेरे पिता के दोस्त के यहाँ लगा चुकी हूँ। तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने अंधा कर दिया है। तुम्हें तो अपनी माँ बहन नजर नहीं आती। तुम दोनों मेरी बेटी से दूर रहो। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी फूलों जैसी बेटी तुम्हारी बीवी के कामों के बोझ तले दब गई। तुम्हारी बीवी सारा दिन कमरे में पता नहीं क्या करती है, घर का कोई काम नहीं करती। मैं बीमार हूँ, यह मुझे संभालिए तुम्हारी बीवी को। भाई ने कहा, माँ बस कर दे, आप तो शुरू से राधिका के खिलाफ थी, अब इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। मम्मी ने कहा, अभी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत पछताओगे। भाई ने मम्मी की बातें अनसुनी कर दी और कमरे से बाहर निकल गए। मेरी मम्मी हर वक्त मुझे अपने साथ रखती, भाभी के पास भी नहीं जाने देती। अचानक मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और उन्हें मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, लेकिन वक्त ने उन्हें इतना मौका नहीं दिया। लेकिन मरने से पहले वे मुझे वसीयत करके गए, फिर अपनी भाभी से दूर रहना और रात को कमरा लॉक करके सोना और भाभी को अंदर नहीं आने देना। मैं ऐसा ही करती। अभी माँ को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था जब एक दिन अचानक भाभी दर्द से चिल्लाने लगी। मैं गलती से दरवाजा खोलकर भाभी के कमरे में चली गई, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे अंदर जाते ही भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया और बड़ी अजीब आवाज में कुछ पढ़कर मुझ पर फूंकना शुरू कर दिया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी कि अचानक मैं अपनी मौसी से टकरा गई। मौसी के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उसने कहा, घबराओ नहीं, अब मैं आ गई हूँ। उस औरत ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तभी भाभी अजीब आवाजों में कहने लगी, बूढ़ी औरत क्यों मेरे हाथों से मरना चाहती है? चली जा यहाँ से। और मधु, तेरी शादी तो मैं अपने भाई से करवा कर रहूंगी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त भाई भी घर आ गया। भाई भी सब जान चुके थे। वही बूढ़ी औरत कोई और नहीं, वे मेरे होने वाली सास थी और यह सब काम वह अच्छी तरह से जानती थी। फिर मेरे भाभी के ऊपर से भूत भगाने के लिए एक उन्होंने जमीन पर गोला बनाया और भाभी को पहले उस गोले के अंदर खड़ा किया, उसके बाद उन्हें बाहर निकाला। फिर उसके बाद भाई को उस गोले के अंदर खड़ा किया, फिर उन्हें भी बाहर निकाला। उसके बाद मेरी बारी आई, मुझे भी उस गोले के अंदर जाना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि तुम मुट्ठी बांध कर बैठ जाओ और जब तक ना कहूँ मुट्ठी मत खोलना, थोड़ी देर तक बैठी रहो इसके अंदर। फिर वह अपने मंत्र ऊंची आवाजों में पढ़ने लगी। फिर मेरी भाभी ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ गई और मेरे होने वाली सास कहने लगी, तुम ये सब क्या कर रही हो? फिर मैं मेरी सास से माफी मांगने लगी, कह रही थी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो। जो मेरी आंटी ने कहा था मैं वही कर रही थी।
मगर मेरी सास ने कुछ पढ़कर मेरी भाभी पर फूंक मारा और कहने लगी कि मधु की माँ को मारने वाली यही औरत है। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उन्हीं की बहू राधिका ने उनको जादू टोने से बीमार करके मार डाला। इसके लिए उसने नींबू को काट कर उसने ताबीज रख कर सुइयां लगाई थी और इस नींबू का रस निकाल कर अपने पति को पिलाती। उसके दिल और दिमाग को बांध दिया ताकि वह अपने घर वालों से नफरत करने लग जाए और उससे मोहब्बत करके अचानक भाभी रोती हुई भाई के पैरों में गिर पड़ी और फिर वह हर बात अपने मुंह से बताने लगी। असल में मेरी जो बुआ थी वह जादू टोने में बहुत माहिर थी। जब मेरी मम्मी से पैसे मांगने आई थी और हमने उनको पैसे नहीं दिए तो उसकी वजह से उनके दिल में बहुत मलाल था और वह हमसे बदला लेना चाह रही थी। जब भी वह मेरे भाई को मेरी मम्मी से दूर करके गई, उन्होंने तावीज़ के जरिए मेरे भाई को अपने काबू में किया और अपनी सहेली की बेटी से शादी करवा दी। अब मेरी भाभी रोज रात को कमरे में एक टोटका भी जलाती थी ताकि मेरा भाई उनकी मुट्ठी में रहे। उस घर में सिर्फ मेरी भाभी की चले। बस मौसी ने आने में देर कर दी थी। काश वे मेरी माँ के मरने से पहले ही आ जाती, मगर आज जब वह घर आई तो सब हकीकत खुलकर सामने आ गई। अब मेरे भाई पर सब असर खत्म हो गए थे। भाई ने उसी वक्त अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का सोचा। अब भाई रो रहे थे। मौसी मेरे पास बैठी थी और मेरी सास अब परेशान मत हो। मैं अपनी मौसी के गले लग गई। मेरी मौसी ने कहा, बेटी अब सब ठीक हो गया है, हमारे अपनों ने ही हमें लूट लिया था। इन लोगों ने मेरी माँ से मुझे जुदा कर दिया। इन लोगों ने मेरी माँ को छीन लिया। मेरी माँ ने इनका क्या बिगाड़ा था? फिर मैंने अपनी मौसी से पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? तब मौसी ने बताया कि तुम्हारी माँ ये हकीकत जान गई। उसने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था, मगर मेरी टिकट देर से मिलने की वजह से मैं वक्त पर नहीं पहुँच सकी। भाई अभी तक रो रहा था, मगर अब वक्त गुजर चुका था, लेकिन उससे मेरे भाई का भी कोई कसूर नहीं था। यह जादू इंसान को अपने बस में नहीं रहने देता। इंसान वही करता है जो वह जादू करने को कहता है। भाई ने मुझसे माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया, क्योंकि भाई तो एक मोहरा थे। हमें तबाह करने वाली तो मेरी बुआ और उनकी सहेली थी। और फिर कुछ दिनों बाद राधिका का कार एक्सीडेंट हुआ और वह मौके पर ही मर गई। बेटी के गम में मेरी बुआ की सहेली पागल हो गई और उस एक्सीडेंट में मरी बुआ भी थी। उसका बाजू के साथ टांग भी टूट चुकी थी। अब इस बात को 3 साल हो गए। जब भी मुझे ये सब याद आता है तो मेरी रूह कांपने लग जाती है, मगर आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। और फिर जहाँ पापा ने भाई का रिश्ता तय किया था, मेरी खाला ने भाई की वहीं शादी करवा दी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। फिर कुछ दिन बाद मेरी मौसी ने भी मेरी शादी मेरे पापा ने जहाँ करवाई थी वहीं करवा दी। और मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। मेरा पति पंकज मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी बुआ भी टांग टूटने की वजह से बहुत लाचार हो गई और उसकी वजह से फूफा जी घर छोड़कर कहीं चले गए। उन लोगों को अपने किए की सजा मिल गई। आखिर मैं बस इतना ही कहूँगी कि इंसान ऐसे गलत काम करते हुए ये क्यों भूल जाता है कि वह जो कर रहा है वह पलट कर उसी की तरफ भी आ सकता है और फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।